बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में तरक्याती काम हो भी तो कैसे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 1 अरब 28 करोड़ की मंजूर शुदा 558 स्कीमों पर बल्दियाती नुमाइंदों का हुक्मतें इब्तनाई कायम। बहाली के बावजूद स्कीमों के हवाले से पेशरफ्त न हो सकी। नुमाइंदों ने स्कीमों को इजलास से मशरूत कर दिया। अपनी मुद्दत इक़्तिदार के हवाले से बेयकीनी के बायस नुमाइंदों की भी स्कीमों पर अमल दरामद में अदम दिलचस्पी। आपको बताएं, फैसलाबाद शहर में तरक्याती काम हों भी तो कैसे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 1 अरब 28 करोड़ की मंजूर शुदा 558 स्कीमों पर बल्दियाती नुमाइंदों का हुक्म इम्तनाई कायम। बहाली के बावजूद स्कीमों के हवाले से पेशरफ्त न हो सकी। नुमाइंदों ने स्कीमों को इजलास से मशरूत कर दिया। अपनी मुद्दत इक़्तिदार के हवाले से बेयकीनी के बायस नुमाइंदों की भी स्कीमों पर अमल दरामद में अदम दिलचस्पी है। आपको बताएं, फैसलाबाद में शहर में तरक्याती काम हो भी तो कैसे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 1 अरब 28 करोड़ की मंजूर शुदा 558 स्कीमों पर बल्दियाती नुमाइंदों का हुक्म इम्तनाई कायम। बहाली के बावजूद स्कीमों के हवाले से पेशरफ्त न हो सकी। नुमाइंदों ने स्कीमों के इजलास से मशरूत कर दिया। अपनी मुद्दत इख्तियार के हवाले से बेयकीनी के बायस नुमाइंदों की भी स्कीमों पर अमल दरामद यकीनी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा कारपोरेशन की कौन कौन सी स्कीमें इल्तवा का शिकार हो रही हैं। बात की जाए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मंजूर शुदा 558 स्कीमें 128 करोड़ की लागत से उन पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदगान की जानब से हुक्म इम्तनाई हासिल किया गया, जो कि अभी तक वापस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर शहर में जितनी भी डेवलपमेंट थी, रोड्स की मेंटेनेंस थी, इसके अलावा पैच वर्क का काम था या स्ट्रीट लाइट्स का काम था, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से या ट्रैफिक सिग्नल्स कहीं पर लगाए जाने थे, वो नहीं लग पा रहे, क्योंकि यहाँ पर मसला पैदा होना शुरू हो गया। तो अब मेयर रज़ाक मलिक का इस हवाले से ये कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदगान का ये फंड है वो ज़ाया नहीं होने देंगे। हुकूमत अपनी मर्जी से इसको खर्च करना चाह रही थी, तो वो अभी तक टाइम के हवाले से बल्दियाती नुमाइंदगान बेयकीनी का शिकार हैं कि उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत मिली है, या जो अदालत में गए हैं कि यहाँ पर उनका टाइम बढ़ाया जाए और कम अज़ कम उनके जो 30 माह ज़ाया हुए हैं उन्हें वापस दिए जाएँ, ताकि शहर में डेवलपमेंट की जाए। जहाँ पर सिलसिला रुका था, तो अभी अदालत में केस चल रहा है। बेयकीनी की वजह से शहर में कोई भी काम बल्दियाती नुमाइंदगान का नहीं हो रहा और तमाम काम इन्होंने अपने इजलास से मशरूत कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। जी जफर डोगर साहब, बताइएगा नुमाइंदों ने स्कीमों को इजलास से मशरूत किया है, इजलास क्यों इल्तवा का शिकार हैं और कब होगा इजलास। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वही नुमाइंदे जो फैसलाबाद के शहरियों का केस लड़ते हैं और फैसलाबाद के शहरियों की जो इसमें जो इजलास के हवाले से बताने से पहले ये ज़रूरी है ये बताना कि किस तरीके से ये वही नुमाइंदे जो अवाम का हकूक़, अवाम का केस लड़ते थे, अब वो ख़ुद अपने एक हुक्म इम्तनाई की वजह से इजलास बुलाने से गुरेज़ा हैं। लेकिन इसकी बैकग्राउंड ये है कि अगले माह 31 दिसंबर तक उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। बल्दियाती नुमाइंदों की एक केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर रखा है कि हमें हमारी वो मुद्दत जो 30 माह बनती है, जो हमारे जितने अरसा मुअत्तर रहे हम, वो बहाल की जाए, या कम अज़ कम जब मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए थे और लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफाई करने में अक्टूबर में जाके नोटिफाई किया, ये 8 माह जो हैं ये कम अज़ कम उनको मिल जाएं तो वो ये करेंगे। बसूरत दीगर उनको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो फौरी तौर पर इसके टेंडर दोबारा कर दें और स्टे वापस ले लें तो भी 1-1.5 माह के अंदर वो सारा उसके ना ठेके जारी हो सकते हैं, ना कोई काम हो सकता है। इसलिए उनकी दिलचस्पी जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। वो यही चाहते हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर लिया जाए और या फिर ये है कि इसी तरह ये पेंडेंसी रहेगी, क्योंकि 1-1.5 माह के अंदर ना तो ठेके हो सकते हैं और ना ही इसका क्रेडिट उनको मिल सकेगा। अभी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि कब वो कोई फैसला अपना अनाउंस करें और उसके बाद फिर अगर उनकी मुद्दत बढ़ती है तब वो जाकर इसको करेंगे कि जो ये स्कीमें हैं इनके हवाले से इजलास मुनक्कद करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि क्या इसको आना चाहिए, ये स्कीमें बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल वो बेयकीनी का शिकार है ख़ुद अपनी मुद्दत इक़्तिदार के हवाले से, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आएगा उस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं
کہ وہ کب کوئی اناؤنس کرتے ہیں. 1 ہفتے کی مہلت دے رکھی ہے پنجاب گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے, اور اس کے دوران سپریم کورٹ کیا جواب دیتی ہے کہ ان کو باقی مدت دینی ہے یا نہیں دینی, تو اس پہ جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ نمائندے کوئی فیصلہ کر پائیں گے. جی بہت شکریہ ظفر ڈوگر صاحب, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں فیصل آباد شہر میں ترقیاتی کام ہوں بھی تو کیسے. میونسپل کارپوریشن کی 1 ارب 28 کروڑ کی منظور شدہ 558 اسکیموں پر بلدیاتی نمائندوں کا حکم امتناعی قائم. بحالی کے باوجود اسکیموں کے حوالے سے پیش رفت نہ ہو سکی. نمائندوں نے اسکیموں کو اجلاس سے مشروط کر دیا. اپنی مدت اقتدار کے حوالے سے بے یقینی کے باعث نمائندوں کی بھی اسکیموں پر عمل درآمد میں عدم دلچسپی ہے. آپ کو بتائیں فیصل آباد شہر میں ترقیاتی کام ہوں بھی تو کیسے. میونسپل کارپوریشن کی 1 ارب 28 کروڑ کی منظور شدہ 558 اسکیموں پر بلدیاتی نمائندوں کا حکم امتناعی. اسی بارے میں میئر محمد رزاق ملک کا کیا کہنا تھا, آپ کو بھی سنواتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے. میں نے اسکیمیں روکی نہیں ہوئی, عوام کے پیسے کو تحفظ دیا ہوا ہے کہ جو ضائع ہو رہا تھا اس کو جو عوامی نمائندے جن کا رائٹ بنتا تھا, جو کہ میونسپل کارپوریشن کے ہاؤس کے ممبر ہیں, ان کا رائٹ بنتا تھا. میں اپنے نمائندوں کا, اپنے چیئرمین کا رائٹ بچانے کے لیے جو جدوجہد کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیابی دی, اور اس کا ایک سٹیٹس کو جو ہے ہائی کورٹ نے کیا ہوا تھا. جو میرے ہاؤس کے ممبران کا پیسہ تھا اور اس کو مس یوز ہو رہا تھا, تو وہ عدالت نے اس پہ سٹیٹس کو کیا ہوا تھا. لیکن 11 تاریخ کو عائشہ ملک کے ہاں ہماری ایک سماعت تھی جس میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے امپلیمنٹ کا, تو اس کے بعد جو کیس تھا عائشہ ملک کے پاس 11 تاریخ کی سماعت کے دوران انہوں نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا ہے. اور اس کے ڈسپوز آف ہوتے ہی جو ہماری ریٹ پٹیشن تھی وہ جو ہے اس میں یہ تھا کہ عوام کے جو نمائندے ہیں یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. فنینشیل میٹر جو ایڈمنسٹریٹو جتنے بھی میٹر ہے انہوں نے چلانے تھے ہمارے ایکٹ کے مطابق. چونکہ ایکٹ اگر 2013 کا بحال ہو گیا ہے تو ایڈمنسٹریٹو پاورز اور جو فنانس پاور ہے وہ بھی عوام کے نمائندے کے پاس تھی اور ہے. اور اب چونکہ ڈسپوز آف ہو گئی ہے ریٹ, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ عوام کے وہ جو سٹیٹس کو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب کسی اسکیم پر کوئی سٹیٹس کو نہیں ہے. اب جو بلدیات کے جتنی اسکیمیں ہیں وہ اپنا پراپر ورک کر سکتی ہیں جدھر ہے, لیکن اس کو ایک چیز کو ضرور دیکھا جائے گا جتنی ہماری مدت ہے الحمدللہ کہ اس میں جو آن گوئنگ اسکیم ہے وہ کس طرح سے چلانی ہے, کتنا کام ہوا ہے یا اس کی کیسے پیمنٹ ہوئی ہے, اس کو فیک تو نہیں ہے. ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. جی ہم نے ایک گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا ہے. میں مطلب جو پہلے جو بجٹ اناؤنس تھا وہ ایڈمنسٹریٹر نے اناؤنس کیا ہوا تھا وہ 2019 کے ایکٹ کے مطابق تھا. چونکہ 2019 کا ایکٹ ختم ہو گیا ہے, 2013 کے ایکٹ کے تحت اب نیا بجٹ اناؤنس ہوگا جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اس میں ہمیں ہرڈلز ہیں کافی ساری, لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے, اللہ کی ذات پہ میرا بھروسہ ہے اور کہ اس کو میں سارٹ آؤٹ کر لوں گا اللہ کے فضل سے. تو وہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اپنے جو میرے ہاؤس کے ممبر ہیں, میرے عوام کے جو نمائندے ہیں, حقیقی نمائندے ہیں, ان کو ان کا رائٹ ملے اور ان کو وہ ڈیولپمنٹ کے پیسہ ملے جو ان کا حق بنتا ہے, اور عوام کے وہ سہولتیں ضرور ملیں. فیصل آباد پبلک پراپرٹی پر اشتہاری بورڈز لگانے کی عدالتی پابندی, مگر سرکاری اداروں اور سیاستدانوں کی جانب سے کھلم کھلا خلاف ورزی جاری. بل بورڈز تو ہٹا دیے گئے مگر پولز پر لگے بورڈز ہٹائے نہ جا سکے. جنگ روڈ, حبیب جالب روڈ, سمندری روڈ پر بورڈز اور فلیکسز آویزاں ہیں. پارکس میں اشتہارات کی بھرمار. اسی پر بات کرتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی محمد رمضان مرزا بتائیے گا. جی بالکل, عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنے بھی پبلک مقامات ہیں وہاں پر کسی قسم کی اشتہاری مہم جو ہے وہ نہیں چل سکے گی. اور اس حوالے سے پی ایچ اے کو آرڈرز بھی موصول ہوئے, جس کے بعد
फैसलाबाद में लगे बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स जो थी वो हटा दी गई और ऐसे तमाम सरकारी इदारे जिनकी जानिब से ये इश्तिहारी बोर्ड्स लगवाए गए थे या ग्रीन बेल्ट्स, वहाँ से ये बोर्ड हटा दिए गए। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अभी भी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं या रोड्स के माबैन जो डिवाइडर्स हैं या मुतअद्दिद पार्क्स हैं, वहाँ पर अभी भी ये इश्तिहारी मुहिम जो है नज़र आ रही है। समुद्री रोड हो, झंग रोड हो, वहाँ पर बड़ी कंपनीज़ के जो पूल्स हैं वहाँ पर इश्तिहारी मुहिम जो है वो दिखाई देती है। इसके अलावा फैसलाबाद के जो अहम तरीन 2 पार्क्स हैं जिनमें डी ग्राउंड पार्क है और बागे जिना है, वहाँ पर भी मुतअद्दिद कंपनियों की जानिब से जो है पोल्स के ऊपर लगे हुए LEDs जो हैं वो देख सकते हैं। इस वक्त ये इश्तिहारात इनके ऊपर बंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ही सूरज ढलने लगता है यहाँ पर इश्तिहारी मुहिम जो है वो शुरू कर दी जाती है। इसके अलावा शहर के अहम तरीन जो रोड्स हैं उनके माबैन जो लगे खंबे हैं बिजली के हों व स्ट्रीट लाइट के लिए लगे हों, उनके ऊपर जो है वो फ्लैक्सेस नज़र आ रही हैं और इस हवाले से मुतअद्दिद जो एडवर्टाइज़र हैं उनकी जानिब से शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक मुकामात से इश्तिहारी मुहिम को ख़त्म नहीं किया। बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस अफसरान के दावे हवा का बुलबुला साबित। फैसलाबाद में एक तरफ ट्रैफिक निज़ाम दरहमरम, ट्रैफिक वार्डनर्स कुछ गपियों या मोबाइल फोन से इस्तेमाल करने में मसरूफ, शहरी ट्रैफिक कवानीन की धड़ाधड़ खिलाफ वर्जियां करने लगे। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की अमलदारी बिल्कुल जीरो नज़र आती है। किसी भी शाहराह पर चले जाएं, किसी मारूफ चौक में चले जाएं, जनरल बस स्टैंड लॉरी अड्डा पर चले जाएं, आपको ट्रैफिक का बेहंगम बहाव नज़र आएगा। यही वजह है कि ट्रैफिक का बहाव बेहंगम होने की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर झगड़ों में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पर वार्डन तो मौजूद होते हैं, मगर यहाँ तो वो खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। यहाँ तो वो ट्रैफिक को गुजारना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ उतनी एक्टिव नज़र नहीं आती जितनी कि उनको होनी चाहिए। मैं इस वक्त फैसलाबाद के मारूफ जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दिखा सके कि ट्रैफिक का इस कदर बहाव है। यहाँ पर आपको वार्डन बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, खुद अपनी मर्जी से लोग गुजर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक अक्सर औकात में ब्लॉक रहती है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मजीद भी जो चौक है वहाँ पर ट्रैफिक हमेशा से ब्लॉक रहती है। ट्रैफिक को यहाँ पर सिग्नल भी मौजूद नहीं है। सिग्नल ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मगर सिग्नल की गैर मौजूदगी में ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखना सिटी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। आप अक्सर चौकों पे हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वार्डन एक साइड पर खड़े होकर सिर्फ खाना पूरी और चालान करने में मसरूफ है और लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखे हुए हैं। जिन चौकों में सिग्नल मौजूद है वहाँ पर भी सिग्नल की वायलेशन की जा रही है। वार्डन सिग्नल पर जो ट्रैफिक कवानीन है उन पर अमल दरामद करवाना कसरत शान समझते हैं। यही वजह है कि फैसलाबाद में ट्रैफिक का बहाव इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि लोग बर वक्त अपने दफातर घरों को नहीं पहुंच सकते और बेहंगम ट्रैफिक का दबाव है। उसके दौरान गाड़ियां मोटरसाइकिल आपस में टकराने की वजह से जो लड़ाई झगड़े हैं उनके वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है और दूसरी जानब इस बेहंगम ट्रैफिक के बहाव की वजह से भी ट्रैफिक हादसा में भी इजाफा हुआ। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। FBR की प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए कवानीन में सख्ती, प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए बेनामी जोन से रजिस्ट्रेशन लाजिम करार, खरीदो फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड महकमे को फ्राहम करना होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत कार्रवाई का आइंदिया 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल तक की सजा हो सकती है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से प्रॉपर्टी टैक्स का कारोबार, प्रॉपर्टी डीलर्स का जो कारोबार करने वाले अफराद हैं उनके लिए कवानीन में सख्ती करने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से जितने भी ऐसे अफराद हैं जो कि जायदादों के लेन देन के कारोबार से वाबस्ता है तो उनके लिए अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो FBR के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जोन में करवाना ज़रूरी होगी और उसके साथ साथ वो जितना भी कारोबार यानी कि जायदादों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड होगा वो भी अपने पास रखने और FBR को देने के पाबंद होंगे। और इस हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जोन जो है उसके हुक्काम जो है वो गाहे बेगाहे प्रॉपर्टी डीलर्स के दफातर की चेकिंग करेंगे और उनका जो रिकॉर्ड है उसको भी चेकिंग करेंगे और ऐसे वो तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स जो कि रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो उनको न सिर्फ जुर्माने आयद किए जाएंगे बल्कि उनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत
कार्रवाई भी की जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए और जो प्रॉपर्टी का कारोबार है उसमें जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है उसकी रोकथाम के लिए ये इक़दाम उठाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्मोक का राज फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। सुबह के वक़्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक जा पहुंचा। सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक। फिजा में मौलिक ज़र्रात आंखों, गले और फेफड़ों के लिए नुकसानदा। बारिश से फिजा में बेहतरी की उम्मीद मगर बरसने का कोई इम्कान नहीं। आपको बताएं, स्मोक का राज फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक जा पहुंचा। सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक। फिजा में मौलिक ज़र्रात आंखों, गले और फेफड़ों के लिए नुकसानदा। बारिश से फिजा में बेहतरी की उम्मीद मगर बरसने का कोई इम्कान नहीं है। आपको बताएं, स्मोक का राज फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। इसी पर हमारे साथ बात कर रहे हैं रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के सबसे बड़े सनती शहर फैसलाबाद में जो है वो स्मोक का राज नजर आ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में चंद घंटों में जो है वो खासा इजाफा हुआ है। सुबह 9 बजे फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 307 दर्जे पर था और ये लाहौर के बाद आलूदा तरीन शहर था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि चंद घंटे जब फैसलाबाद में सनतें चली हैं और इसके साथ साथ गाड़ियां जो है वो सड़कों पर दौड़ी हैं तो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 425 पॉइंट रिकॉर्ड हुआ है। और इस वक्त फैसलाबाद के सनती इलाकों में स्मोक का राज दिखाई देता है। हद निगाह भी मुतासिर हो रही है और यहाँ तक कि जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं ये भी सनती हब है और यहाँ पर भी जो है वो विजिबिलिटी मुतासिर नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के वार्ड जारी। 24 घंटों में मजीद 9 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 5, जंग में 4 नए मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 349 हो गई। आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के वार्ड जारी। इसी पर मजीद बात करते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सरकारी फॉलो में रोजाना की बुनियाद पे जो डेंगू मरीज है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 9 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें 4 मरीज जो झंग DHQ अस्पताल से रिपोर्ट हुए, 5 मरीज अलाइड और DHQ अस्पताल से रिपोर्ट हुए। इनमें 3 मरीज जो थे वो DHQ अस्पताल से, 2 मरीज जो थे फैसलाबाद अलाइड अस्पताल से रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह फैसलाबाद के अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की जो तादाद है रवां साल वो 349 हो चुकी है। इनमें 118 मरीज जो थे वो DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए और 236 मरीज जो थे वो अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट हुए। ताहम रवां साल अगर डेंगू मरीजों की आजकल से बात की जाए तो 4 मरीज भी फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में जो थे वो डेंगू वायरस के बाइस जहां बाक हुए, जिनमें 3 मरीज अलाइड और 1 मरीज DHQ अस्पताल में जहां बाक हुआ। जी इसके बाद आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के वार्ड जारी। 24 घंटों में मजीद 9 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 5, जंग में 4 नए मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 349 हो गई। फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के वार्ड जारी। 24 घंटों में मजीद 9 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 5, जंग में 4 नए मरीज रिपोर्ट। आपको बताएं, थाना सदर जड़ावाला के इलाके में डाकू बेलगाम डाकू ने रूरल हेल्थ सेंटर चक 65 गाफबे को निशाने पर रख लिया। 30 दिनों में रूरल हेल्थ सेंटर में दूसरी डकैती की वारदात। खातून समेत 8 मुल्जिमान ने अस्पताल अमले को लूट लिया। मुजाहमत पर मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकू 8 लाख मालियत का लेबॉर्ट्री का सामान, मोबाइल फोन्स और LED लूट कर फरार हो गए। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के नवाही इलाकों में डाकू बेलगाम हो गए हैं। हॉस्पिटल्स में भी डकैती की वारदातें करने लगे हैं। थाना सदर जड़ावाला के इलाका चक नंबर 65 गाफबे में नामालूम मुल्जिमान ने रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स सेंटर में जाकर डकैती की वारदात की। अमले का कहना है कि उनको मुजाहमत पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। नामालूम मुल्जिमान रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स सेंटर में दाखिल हुए। असलहे के जोर पर अंदर मौजूद जितना भी अमला था उनको यरगमाल बनाया। मुबैना तौर पर मुजाहमत करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया और मोबाइल फोन और नकदी
लेकर फरार हो गए। साथ साथ ये भी बताते चले कि अक्टूबर में यानी कि पिछले माह में भी ऐसे 2 वाकया सामने आ चुके हैं। थाना लुंडियावाला और थाना सदर जड़ावाला के इलाका में ही बनाए गए रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स सेंटर में 2 दफा डकैती की वारदातें हो चुकी, लेकिन पुलिस की तरफ से सिर्फ चोरी का मुकदमा दर्ज करके मामले को दबाने की कोशिश की गई और मुलजमान का सुराग नहीं लगाया गया, जिसके बाद इन मुलजमान का हौसला और बढ़ा और मजीद इस तरह की वारदातों में इजाफा हो रहा है। तमाम अब डॉक्टर्स और मेडिकल सहूलियत फराहम करने वाला तमाम तर अमला भी इंतहाई परेशानी का शिकार है। उनका कहना है कि वो शदीद ज़हनी अजियत में है, कोई पता नहीं कब नामालूम डाकू आए और उनको लूट कर चलते बने। हम उनका मजीद ये भी कहना है कि जो पैसे और रकम लेकर तो वो फरार होते ही हैं, लेकिन जाते हुए मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर जो खौफ व हरास फैलाकर जाते हैं उससे वो कई दिन नहीं निकल पाते। मुतासरीन की जानिब से आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद से ऐसे वाकयात का बहुत नोटिस। शुक्रिया फरजाना, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। फैसलाबाद शहर के 3 बड़े अस्पताल महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से फ्राहम होने वाली सहूलियात से महरूम। अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में मुख्तस किए गए कमरे महकमा सोशल वेलफेयर ऑफिसर के मुंतजिर ज़कात फार्म से मिलने वाली अद्वियात के हसूल के लिए गरीब और मुस्तहिक मरीज रुल गए। अस्पतालों में जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद, जनरल अस्पताल समनाबाद और चिल्ड्रन अस्पताल शामिल। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा मरीजों को ज़कात फार्म ना मिलने से किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 3 बड़े अस्पताल जनरल अस्पताल गुलामदाबाद, जनरल अस्पताल समनाबाद और चिल्ड्रन अस्पताल महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के जानिब से फराहम करदा जो सहूलियात हैं उससे महरूम है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो कि अस्पतालों में फराहम नहीं की जा रही और बैतुल माल फार्म के ज़रिए मरीज़ हासिल कर सकते हैं। सर्जरी आलात मरीज़ बैतुल माल के फार्म के ज़रिए जो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर तैनात होने के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना है। किन मुश्किलात का सामना उनसे जानते हैं। ये किधर से हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं गुलामाबाद से आया हूँ दवाई लेने के लिए। यहाँ सोशल अपना टीका जो वो नहीं मिल रहा है, 15-20 बल्कि 2 महीने हो गए टीका गरीब आदमी नहीं ले सकता। आँखों का इलाज लेंस ये मिलने चाहिए। बैतुल माल का जो अफसर तैनात होना चाहिए यहाँ, ताकि दवाई की बहुत परेशानी है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, ऐसा फिर रहा है। आँखों का इलाज के लिए लेंस लेना पड़ता है। कईयों को लेंस लिख के देते हैं, कई अपने को डाल देते हैं। दवाई बहुत महंगी लिख के दे रहे हैं। बैतुल माल का जो अफसर तैनात होना चाहिए यहाँ। पहला कि बैतुल माल का ऑफिसर यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि जो फंड वगैरह मुख्तस किए गए हैं तो उनसे जो है वो सहूलियात इस्तेफादा जो है वो हासिल कर सके। ये क्या कहें? जी मैं देखें हुकूमत पाकिस्तान से यही अल्फाज कहना चाहता हूँ, मेरी हुकूमत के आगे अपील है कि बैतुल माल का जो न्यू अफसर है वो बहाल होना चाहिए। इधर जो मरीज़ों को ना काले पीले ज़रक़ान की अद्वियात मिल रही हैं, बल्कि काले पीले ज़रक़ान की अद्वियात ही नहीं, किसी चीज़ की भी इधर अद्वियात नहीं मिल रही। जो गरीब आवाम आंखों का ऑपरेशन करवा सकते, लेकिन वो भी ऑपरेशन करवाने पर मजबूर हैं, लेकिन हज़ारों रुपए खर्चने पड़ते हैं। लेकिन मैं बैतुल माल के फार्म से और मैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि बैतुल माल का जो अफसरान है वो बहाल होने चाहिए। जी बैतुल माल के जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि बैतुल माल फार्म के जरिए अद्वियात समेत दीगर जो सहूलियात हैं उनसे मरीज मुस्तफीद हो सकें। जी बहुत शुक्रिया आज़ादार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद रीजन में 20 से ज़ायद फाटकों की चौड़ाई 35 फीट से भी कम चौड़ाई वाले फाटक शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। ट्रेन गुजरने के बाद फाटक ट्रैफिक जाम का सबब बनने लगे। शहरी महकमा रेलवे पर बरस पड़े। आपको बताएं फैसलाबाद रीजन में 20 से ज़ायद फाटकों की चौड़ाई 35 फीट से भी कम। इसी पर मजीद बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में 20 से ज़ायद ऐसे फाटक मौजूद हैं जो कि मुकर्रर करदा चौड़ाई से जो है उनकी चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। फाटक जो है वो गेटमैन की जानिब से बंद कर दिया जाता है। ट्रैफिक को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से जो है उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि फाटक जो है वो बंद रहता है और कम्युनिकेशन सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये फाटक तकरीबन 15 से आधा घंटा बंद है। पहले
बंद रहता है। तकरीबन टाइम इसका है 15 मिनट का, लेकिन ये आधा घंटा पहले ही बंद कर देते हैं। रश इधर बेतहाशा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहुत निज़ाम इधर बरम हो जाता है। जी बिल्कुल, आधा घंटा पहले जो है वो फाटक बंद कर दिया जाता है और लोगों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जो है वो जैम रहती है। लोगों का यही मुतालबा है कि जो है वो इसमें बेहतरी लाई जाए। आप हमें बताइएगा कि ट्रैफिक जैम रहती है, फाटक बंद कर दिया जाता है, तो इसकी चौड़ाई के हवाले से महकमा रेलवे को इकदाम करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, फाटक छोटा वा ते पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती आ। इन्होंने चाहिए फाटक का थोड़ा इंतजाम बढ़ाना चाहिए वा ते अद्धा घंटा पहले फाटक बंद कर देंगे आ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਾਟਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रीजन भर में 20 से ज़ायद फाटकों की कम चौड़ाई जो है वो शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। फैसलाबाद निगहबान पूरा बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, दालें, घी और आटा नायाब हो गया। शहरी दूर दराज से सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं ना दालें मिल रही हैं, ना घी, ना ही आटा दस्तयाब है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स जो है वहाँ पर भी सस्ती अशिया जो है नायाब हो चुकी हैं। घी हो, दालें हो या फिर आटा हो, वो सस्ते दामों फ्राहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं, मगर यहाँ पर शहरियों का कहना है कि 2 रोज़ से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिल रही। वो चक्कर काटने पर शहरी मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर पर जब भी आते हैं ना ही कोई दाल मिलती है, ना ही आटा मिलता है, ना ही घी मिलता है। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। ये बताइएगा, घी, दालें और आटा ना मिलने की वजह से क्या मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे? बहुत परेशानी बनी हुई है और हम लोग 3 दफ़ा इधर आ चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर में ये चीज़ें जो बनाई गई हैं सस्ती यूटिलिटी स्टोर के लिए, इस वजह से हमें कोई चीज़ नहीं मिलनी, ना दाल है, ना आटा है, ना घी है। यहाँ पर जो चीज़ें भी हैं ये हुकूमत को चाहिए हमारे लिए एशिया फ़रोख्त करना। और ये यूटिलिटी स्टोर पे हम बहुत मसला बना हुआ है, हम 3-4 दफ़ा हो चुके हैं, जो भी आता है परेशानी से के बाइज़ है। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जब भी यहाँ पर आते हैं कोई भी चीज़ नहीं मिलती, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो। जी बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पॉलिस्टर जान पर कस्टम ड्यूटी 9% तक लाने का ऐलान, अमल दरामद 0, फैसला ना हो सका। कस्टम ड्यूटी अब भी 11% पर बरकरार। एक्सपोर्टर्स के लिए बरामदात का हदफ पूरा करना बड़ा चैलेंज। सनतकारों ने हुकूमत से कस्टम ड्यूटी 7% करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। एक्सपोर्ट के जो हदफ हैं, एक्सपोर्ट के जो टारगेट्स हैं, वो अचीव करना इस वक्त खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। न्यू ईयर भी इस वक्त बिल्कुल करीब है और प्री क्रिसमस भी इस वक्त करीब है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स को मुकम्मल करना भी इंतहाई मुश्किल है। ऐसे मौके पर फैसलाबाद की तरफ से फैसलाबाद के सनतकारों की तरफ से, एक्सपोर्टर्स की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो पॉलिएस्टर के ऊपर ड्यूटी आयद है 11%, उसको कम करके 7% किया जाए। मेरे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। चेयरमैन उनसे बात करते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे। कैसे बताइएगा इस वक्त एक्सपोर्ट के लिए कितने बड़े चैलेंजेस हैं और यार्न की अवेलेबिलिटी क्या है, पॉलिएस्टर के ऊपर जो ड्यूटीज़ आए हैं उसके हवाले से क्या कहना? देखिए शराज, नो डाउट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ रखी हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, वो नो डाउट उसकी वो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसकी, और हर गुजरते हुए महीने के साथ हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं, जो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ऑलरेडी कॉटन यार्न की सूरत में थी, उसके एवज हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे थे कि इसके ऊपर जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको कम किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब पॉलिएस्टर के ऊपर जो ड्यूटी है जो कि 11% कर दी गई है, वो भी हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि इसको कम करके 7% पे लेके आया जाए, ताकि ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें पूरे रीजन में मिल सके। और उस लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हमें मिलेगा, ये
पॉलिएस्टर कॉटन की अवेलेबिलिटी हमें यहाँ पे मिलेगी, देन ही हमें अपने एक्सपोर्ट के हदफ जो है वो पूरे कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है, रज़ाक दाऊद साहब का जो विजन है, नो डाउट हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर हम उनको ये डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे कि हमारी मुश्किलात क्या हैं, हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है, नो डाउट इन्फ्लेशन अपनी जगह पे खड़ा है, पाकिस्तान में और डिफरेंट क्राइसिस हैं, लेकिन इसके साथ साथ काइंडली इसके ऊपर पॉलिएस्टर के ऊपर जो ड्यूटी है इसको 7% किया जाए, ताकि ये कि हमें इसकी अवेलेबिलिटी मिल सके और प्राइस जो है वो एक नॉर्मल प्राइस हो, ताकि हम अपने बहुत शुक्रिया शहराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। काश्तकारों को रिलीफ ना मिल सका, जंग में डीएपी 8200 रुपए तक पहुंच गई, यूरिया की कीमत 1800 से भी तजावुज कर गई। खादों की बढ़ती कीमतों से काश्तकार परेशान, महकमा ज़राअत ने कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी को करार दे दिया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में डीएपी की कीमतों के अंदर मुतवातिर इजाफे का सिलसिला जारी है। डीएपी की कीमत जो है वो 8200 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। इस हवाले से मेरे डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या वजूहत रहेंगे इनकी कीमतों के अंदर, जब मुतवातिर इजाफा ही हो रहा है, और इसमें इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत हाल इस तरह है कि इस वक्त क्योंकि गंदम की बिजाई शुरू है और आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का कानून है, इस वक्त जो है हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम हो रही है क्योंकि यूरिया के ख़ास तौर पे अब इस वक्त कुछ प्लांट्स बंद होने की वजह से यूरिया की सप्लाई अभी तक जो है ना वो मुस्तहकम लेवल पे नहीं पहुंच सकी। इसी तरह डीएपी जो है इस वक्त हमारी डिमांड है, इस वक्त गंदम की जो सोइंग है वो शुरू है, और क्योंकि ये हमारी सारी डीएपी इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में इसका जो रॉक फास्फेट है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से डीएपी की कीमतें हाई हो गई हैं। तो ये कंपनीज की तरफ से आए दिन उसमें इजाफा हो रहा है, और वो सिर्फ इसी वजह से है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमतें अप हो रही हैं। तो हम बहरहाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी पूरी तरह ओबे कर रहा है और वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। जो हमारे रेट्स नोटिफाई होते हैं उससे अगर ऊपर कोई जाता है तो उसको भारी जुर्माने भी हो रहे हैं। अभी कल भी मैंने एक बड़े डीलर को 1 लाख रुपए जुर्माना किया है। इसी तरह हमारे सारे असिस्टेंट डायरेक्टर वो भी फाल हैं अपने अपने एरियाज में। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, सर्दी बढ़ते ही चिन्योट में भी लंडा बाजार सज गए। ताहम लंडा बाजार से मिलने वाले गर्म कपड़े और जूते भी गरीब की पहुंच से बाहर। खरीदार कहते हैं अब लंडा बाजार से भी कुछ नहीं खरीद सके तो कहां जाएं। मजीद बात करते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा। चिन्योट में सर्दियों की आमद के साथ साथ ही यहाँ पर लंडा बाजार भी सज चुका है, जहाँ पे जर्सियाँ, स्वेटर, शूज़, इसके अलावा जो गर्म चीज़ें हैं जो जिनमें जैकेट्स भी शामिल हैं, कोट शामिल हैं, वो यहाँ पर फरोख्त के लिए पेश किए जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ये लंडा भी इतना महंगा है कि इसकी कीमतें सुन के जो खरीदार है वो भी परेशान हो जाता है कि लंडा इतना महंगा क्यों हो गया। कोई कीमत सही बता रहे हैं, कोई समझ आई है चीज़? नहीं सर जी, ये तो बहुत महंगा नज़र आ रहा है ना। अभी छोटा सा बच्चा मैंने इसके लिए देखा है, वो बता रहे हैं कि ये 500 रुपये का है, तो हमें कहते हैं कि घबराना नहीं है। इमरान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, और ये रेट इतना बता रहे हैं कि हम वैसे घबरा जाते हैं सुन के। अगर 500 का हमने यहीं से लेना था, बाजार से अच्छी चीज़ खरीद लें तो लंडे में। यानी कि इनका ये कहना है कि ये छोटी सी जैकेट है, इसका 500 रुपये कीमत मांगी जा रही है। आप भी यहाँ पे देख रहे हो चीज़ें कीमतें कम है, कोई यहाँ पे आने का फ़ायदा हो रहा है, कोई सस्ती चीज़ मिल रही है? सर ये नई से भी बहुत महंगी चीज़ है, और ये इमरान खान साहब जो हैं ये मेहरबानी करें हमारी जान छोड़ दें, लिहाजा ये 1 साल के बाद ये भी हमारी पहुंच से दूर हो जाएगा। और बिल्कुल इनका ये कहना है कि लंडा भी लोगों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है? शुक्रिया वकार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग खसरा मुहिम जारी। स्कूलों में हिफाजती टीके लगाने के लिए महकमा तालीम का ताउन होगा। स्कूलों में टीमों के लिए अलग कमरा मुख्तस करने की हिदायत। सीईओ नसीम जाहिद की स्कूल सरबराहान को इकदाम की हिदायत। जंग में खसरा मुहिम जारी। स्कूलों में हिफाजती टीके लगाने के लिए महकमा तालीम का ताउन होगा। स्कूलों में टीमों के लिए अलग कमरा मुख्तस करने की हिदायत। सीईओ नसीम जाहिद की स्कूल सरबराहान को इकदाम की हिदायत।
موذی امراض خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے آج سے ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا۔ 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ تحصیل لالیہ میں کتنے بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے اور اس کے لیے کتنی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جانتے ہیں عظمت بلوچ سے۔ جی عظمت، بتائیے گا۔ امراض خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحت نے آج سے جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو جو یہ ویکسین ہے وہ لگائی جائے گی۔ اور جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے کہ تحصیل لالیہ کا جو ٹوٹل ہدف کتنا اور اس کے لیے کتنی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ تحصیل لالیہ میں مجموعی طور پر 1,86,000 بچوں کو یہ ویکسین لگائی جائے گی، اور اس کے لیے 119 آؤٹ ریچ ٹیمیں، جبکہ جو 16 فکس پوائنٹ ہیں ان پر جو ٹیمیں وہ فعال کی گئی ہیں، اور تمام جو ٹیمیں ہیں وہ بچوں کو ویکسین لگا رہی ہیں۔ اور اس کے لیے جو 27 UCMOs ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں جو اس سارے عمل کی نگرانی کریں گے اور تمام جو ٹیمیں ہیں ان کی نگرانی کریں گے۔ اور اس بارے میں DDHO لالیہ ڈاکٹر شفقت رحمان کا کہنا ہے کہ تمام جو عوام ہے وہ اپنے بچوں کو ان موذی امراض سے بچانے کے لیے لازمی ویکسین بچوں کو لگوائیں تاکہ ان موذی امراض سے بچوں کو بچایا جا سکے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مہم ہے یہ آج سے لے کر 27 نومبر تک جاری رہے گی، جس کے اندر 9 ماہ سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو جو ہے یہ ویکسین لگائی جائے گی۔ اور اس وقت بھی جو فکس پوائنٹس ہیں ان پر بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، جبکہ جو آؤٹ ریچ ٹیمیں ہیں وہ بھی کمیونٹی کے اندر جا کر تمام بچوں کو جو ہے وہ ویکسینیٹ کر رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہم کے دوران بہت شکریہ عظمت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں بڑے سرکاری کالجز کو بورڈ آف گورنرز کے حوالے کرنے کی تیاری پر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن فیصل آباد کا ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاج۔ اساتذہ نے ڈچ کوٹ روڈ کو بلاک کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی، پنجاب حکومت کی طرف سے فیصل آباد کے ایک سرکاری کالج سمیت پنجاب بھر کے 18 کالجز کی نجکاری کے حوالے سے فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کے اکاؤنٹس کو اکاؤنٹ آفس سے الگ کر کے سیپریٹ کیا جا رہا ہے، جس پر پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن جو ہے احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، جس میں مطالبہ یہی ہے کہ سرکاری کالجز کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے تعلیم جو ہے مہنگی ہو جائے گی اور متوسط طبقے اور مستحق جو طلباء و طالبات ہیں اور کم آمدن والے جو والدین ہیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکیں گے۔ اس حوالے سے پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے مرکزی عہدیدار یہاں پر موجود ہیں، طارق کلیم موجود ہیں، اس کے علاوہ خورشید اعظم موجود ہیں، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلباء کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اساتذہ کی طرف جائیں گے کہ کیا ایشو ہے جس پر اساتذہ سڑکوں پر ہیں۔ سر بتائیے گا کہ آج اساتذہ سڑکوں پر ہیں، کیا وجہ ہے اور ڈیمانڈز کیا ہیں؟ نجکاری کے حوالے سے کیا حکومتی پالیسی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت مختلف ہیرو بانوں سے تعلیم سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے پہلے 2000 میں، پھر 2010 میں بھی کبھی بورڈ آف گورنرز کے نام پر، کبھی پرائیویٹائزیشن کے نام پر، کبھی اٹانومس کے نام پہ حرکت کی۔ اب یہ پھر شروع کر رہے ہیں آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹ، ایک نیا یہ متعارف کروا رہے ہیں ایک مالیاتی خود مختاری کو۔ تو ہم پورے پنجاب میں اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کا سادہ سا ہمیں اصول یہ ہے گورنمنٹ کا ہمیں جو معلوم ہو رہا ہے، جو ہمارا اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے، تعلیم کو نجکاری کر دیں گے، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان شاید اساتذہ کو کم ہوگا، زیادہ نقصان طلبہ کو ہوگا جو تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کر ان کالجوں میں پڑھ لیتے ہیں، معیاری تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔